हेलो एवरीवन, राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे हमारे लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ मैथमेटिकल पार्ट की स्टडी करेंगे। काफ़ी सारा मैथ है, काफ़ी सारी यूनिट्स और मेजरमेंट्स के तरीके हैं जो कि केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। तो उन सभी को हम लोग एक ही लेक्चर के अंदर पढ़ लेते हैं। साथ ही हमारे पास कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिक में सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, वो क्या होता है ये भी आज ही पढ़ेंगे। साथ में कोई एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, जो कि है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। उनकी भी बात हम लोग करेंगे। तो जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन हमारे पास काम में आने वाला है केमिस्ट्री में, सारा का सारा आज के दिन ही हम लोग निपटाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी करते हैं शुरू। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं जिनकी एसआई यूनिट्स हमारे पास काम में आती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द साइंस हम लोग स्टडी करते हैं। लेंथ हो गया, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको फिजिक्स में मोस्टली स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग भी पढ़ेंगे। अभी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ना हो सकता है यूनिट्स आपको डिफरेंट मिले। जिन यूनिट्स के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट मिले, इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से भी यूनिट देखते रहेंगे। कौन से टॉपिक में कौन सी यूनिट किसी प्रॉपर्टी की काम में आती है ये भी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है? तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो यूनिट यही है। एक सबसे पहली मास हो गई, उसके बाद में टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसको बोला गया है। इसको डिनोट करते हैं टी से। यूनिट इसकी रहने वाली है केल्विन। केल्विन को डिनोट किया जाता है के से। मान लो कि हमारे पास टेम्परेचर की कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, कुछ इस तरीके से 300 केल्विन। ये एक टेम्परेचर होगा, के का मतलब है केल्विन, और डिनोट किससे करते हैं भाई टेम्परेचर को, टी से। ठीक है? टेम्परेचर को डिनोट हम लोग कर रहे हैं टी से और मेजर कर रहे हैं केल्विन में। तो ये हो गई टेम्परेचर की यूनिट। मास की यूनिट क्या हो गई देखो, एम से करते हैं इसको डिनोट, और मास होता है इसका केजी। मास की एसआई यूनिट जो है वो भले ही केजी है, लेकिन केमिस्ट्री में मोस्टली ग्राम यूज किया जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग जैसे जब मोलर मास निकालते हैं तो वहां पर ग्राम पर मोल निकालते हैं, तो ग्राम का यूज किया जाता है। डिफरेंट यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन भी हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए आप लोग जो हमारे मेन काम में आने वाली ये दो क्वांटिटीज हैं, इनको ध्यान में जरूर रखो। नेक्स्ट हमारे पास है भाई कुछ प्रीफिक्सेस। अभी ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये बहुत सारे हैं। असल में आपको सारे के सारे याद रखने भी नहीं है। जो मेन मेन होते हैं और उनका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं ना वो ये वाले हैं। एक हो गया पिकोमीटर, एक हो गया नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। ये चार जो हैं इनकी वैल्यूज आप लोग याद रखेंगे। और एक होता है हमारे पास हायर यूनिट में मेगा, इनको आप लोग याद रखेंगे। बाकी सबका डेसीमीटर का, सेंटी का, इन सब का कन्वर्जन मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में अभी समझाता हूँ। देखो, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है भाई। मान लो कि हमारे पास यहाँ है नॉर्मल मीटर, यहाँ पर हमारे पास है नॉर्मल मीटर। एक सेकंड, जरा मैं खुद को हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास है नॉर्मल मीटर। इसके ऊपर हमारे पास होता है डेका। अब अगर हम लोग मीटर को मान ले 1, मतलब कि 1 मीटर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर कितने डेका मीटर के बराबर होगा ये हम लोगों को जानना है। डेका के बाद होता है हेक्टो, उसके बाद होता है किलो। अभी यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान से समझो, 1 मीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, आपको 10 से डिवाइड करते हुए चलना है। तो डेका मीटर कितने हो जाएंगे, 1/10, मतलब कि 10⁻⁻⁻1। हेक्टोमीटर कितने हो जाएंगे 1 मीटर में, 1/100, मतलब कि 10⁻⁻²। किलो कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻3।
तो मतलब 1 मीटर इतने डेकामीटर के बराबर है, इतने हेक्टोमीटर के बराबर है, इस तरफ आ गया, और इतने किलोमीटर के बराबर है। 1 मीटर के इक्वल है ये सारी की सारी वैल्यूज। नीचे की तरफ अगर हम लोग आए तो यहाँ पर होता है डेसी, यहाँ पर होता है इसके नीचे फिर सेंटी, और लास्ट में आता है मिली। अब मीटर में, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? वो होंगे भाई 10 रेज टू द पावर 1। सेंटीमीटर कितने होंगे? 10 रेज टू द पावर 2। मिलीमीटर कितने होंगे? 10 रेज टू द पावर 3। तो ये जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी है ये सारी की सारी 1 मीटर के बराबर हैं। सारी वैल्यूज 1 मीटर के बराबर हैं। अब अगर आपको इनका यूज करके ये निकालना हो कि भाई 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो वो बड़ा आसान है। देखो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? देखो 10 रेज टू द पावर -3 किलोमीटर होते हैं। और सेंटीमीटर कितने होते हैं भाई? 10 रेज टू द पावर 2। तो यहां से हमने एक छोटा सा रिलेशन निकाल लिया। किन किन के बीच में? देखो हमने किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया, जो कि क्या निकल के आया भाई? 10 रेज टू द पावर -3 किलोमीटर में 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने होंगे। देखो 10 रेज टू द पावर -3 किलोमीटर हैज 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इस हिसाब से 1 किलोमीटर में कितने हुए? हम लोग 10 रेज टू द पावर -3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये कहाँ पर आ जाएगा भाई? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इससे आगे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? -3 को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, 10 रेज टू द पावर -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। मतलब -3 है तो माइनस -3 हो जाएगी, मतलब कि +3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3 सेंटीमीटर। अब इन पावर्स को हम लोग कर देंगे ऐड। ये किसके बराबर होने वाली है? 10 रेज टू द पावर 2 + 3, मतलब कि 10 रेज टू द पावर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में आखिर कितने सेंटीमीटर होंगे। ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो गया तो आप लोग बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये जो सीक्वेंस है सिर्फ मीटर के ऊपर ही नहीं, ये लीटर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, ये ग्राम्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। मतलब कि सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, वॉल्यूम और मास की यूनिट्स के ऊपर भी यही सेम सीक्वेंस जो है वो अप्लाई होता है। तो ये डिफरेंट लेंथ की यूनिट्स थी भाई। अभी लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, डेंसिटी भी हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इनकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हमारे काम में आती हैं उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं वापस से राइट साइड और स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी से। यूनिट्स का कन्वर्जन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने लेंथ की कुछ एक यूनिट्स लिख रखी हैं भाई, ये कुछ एक यूनिट्स हैं लेंथ की। ये जो 6-7 यूनिट्स आपको दिखेंगी, ये 6 क्वांटिटी जो दिखेंगी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किलो, हेक्टो, डेका, नॉर्मल, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इनके अलावा नीचे मैंने 4 और एक्स्ट्रा यूनिट लिखी हैं जिनका केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, इसीलिए मैंने इन चारों को यहीं पे लिखा है। माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -6, मतलब 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे? इतने होंगे। देखो इसका मतलब ये है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 माइक्रोमीटर। माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नैनो का मतलब होता है -9, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? 10 रेज टू द पावर 9 नैनोमीटर होंगे। अच्छा, मीटर जो है ना वो बड़ी क्वांटिटी है। मीटर क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है इसलिए +6 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 मीटर में 10 रेज टू द पावर 6 माइक्रोमीटर होंगे, और नैनोमीटर कितने होंगे? 9। एंगस्ट्रॉम कितने होंगे भाई? वो इतने होंगे, 10 रेज टू द पावर +9।
10 एंगस्ट्रोम, और पिकोमीटर कितने होंगे 10⁻12 पिकोमीटर। यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज लिखी हुई है ये कन्वर्जन के लिए डायरेक्टली काम में आने वाली है। ये वैल्यूज कन्वर्जन के लिए काम में आने वाली है। मतलब को अगर आपको मीटर्स में वैल्यू दी हुई हो और आपको कन्वर्ट करना हो किसी भी वैल्यूज में, तो इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई हैं इनसे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। मान लो कि 5 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है हाउ मैनी नैनोमीटर में, तो हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 10⁻⁻9 से। या फिर आप लोग इनकी यूनिट्स को वैसे इनके साइंस को अभी से चेंज करके लिख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर में -3 किलोमीटर होंगे, -2 हेक्टोमीटर, -1 डेकामीटर। नीचे वाली सभी वैल्यूज को प्लस कर लो। अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये सारी वैल्यूज 1 मीटर के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है याद इनको रखना, क्योंकि मैंने आपको लेंथ जो है वो 1 मीटर के इक्वल कैसे होती है ऐसे समझाया है। तो दो तरीके फॉलो नहीं करते हैं समझने के, एक तरीका हम लोग बिल्कुल सेम रखते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर्स, -2 हेक्टोमीटर्स, और नीचे वाली चार वैल्यूज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई। खास करके पिकोमीटर, हम लोग बॉन्ड लेंथ वगैरह को पिकोमीटर में भी मेंशन कर लेते हैं, तो इसलिए केमिस्ट्री में ये काफ़ी काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, हमें दी गई है एक OH की बॉन्ड लेंथ। वाटर के अंदर जैसे कि हमें पता है 2 OH बॉन्ड होते हैं। OH की बॉन्ड लेंथ यहाँ वाटर में है 0.9572 एंगस्ट्रोम, इतनी वैल्यू हमें दी गई है। पिकोमीटर में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर किसके इक्वल था, देखो एंगस्ट्रोम और पिकोमीटर, इन दो वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ी है नीचे वालियों की। देखो 1 मीटर वॉज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रोम एंड 10⁻12 पिकोमीटर, इसके बराबर आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब 1 एंगस्ट्रोम की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 1 एंगस्ट्रोम किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 एंगस्ट्रोम हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻10 पिकोमीटर के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 100 पिकोमीटर। 1 एंगस्ट्रोम की वैल्यू हमने निकाल दी। बॉन्ड लेंथ कितनी थी भाई, 0.9572 एंगस्ट्रोम। ये कितने पिकोमीटर के इक्वल हो जाएगी भाई, 100 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। 1 एंगस्ट्रोम जो था वो 100 पिकोमीटर के इक्वल था, तो इतना किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसको सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हमारे पास इक्वल आने वाला है 95.72 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ आ जाएगी पिकोमीटर में। इस तरीके से हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया यूनिट्स का कन्वर्जन, लेंथ की यूनिट्स का जो है कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कौन सी इसकी यूनिट है और उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये चीजें हमको समझनी है, ठीक है भाई। सबसे पहले वॉल्यूम आखिर होता क्या है, तो देखो इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। किसी भी मैटर ने, किसी भी सब्सटेंस ने कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये हमको कौन बताएगा, वॉल्यूम। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन यूनिट्स आर मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब। ये कुछ एक यूनिट हैं जिसके अंदर हम लोग वॉल्यूम को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है भाई केमिस्ट्री की लैब में कौन से ऐसे अपरेटस हैं जिनकी मदद से हम लोग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार तरीके के वॉल्यूमेट्रिक
मेजरमेंट के ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सॉल्यूशन बनाने के लिए एग्जैक्ट वॉल्यूम जब हमें मापना होता है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो है यूज किया जाता है। सेकेंडली हमारे पास आता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, एक पीपेट और एक ब्यूरेट। इनके भी अपने अपने यूज होते हैं केमिस्ट्री की लैब में। जैसे कि ब्यूरेट का यूज किया जाता है टाइट्रेशन के दौरान, जैसे हमें धीरे धीरे कोई सोलवेंट ऐड करना होता है तब वहां पर हमें ब्यूरेट की हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास पीपेट। पीपेट का यूज मोस्टली होता है सोलवेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कोई भी लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उसका कुछ अमाउंट हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये 25 ml की पीपेट हमें दिख रही है, तो किसी भी सॉल्यूशन से हमें 2.5 ml लिक्विड अगर बाहर निकालना है तो 2.5 ml की पीपेट का यूज होगा। और भी बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक अमाउंट्स के अंदर ये पीपेट्स आती हैं, 5 ml, 10 ml एटसेट्रा। इसी तरीके से ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स का यूज जो है होता है। अब हम लोग समझते हैं भाई कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की इन यूनिट्स को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कौन सी यूनिट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यूनिट्स के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर शुरुआत करते हैं मिलीलीटर से। तो देखो, 1 ml जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 ml किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है भाई? देखो, अगर हम लोग एक क्यूबिक सेल बना दें जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, इस तरीके की, तब इसका मतलब इसके अंदर 1 ml लिक्विड आएगा। तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपको इस वॉल्यूम को, मिलीलीटर को, किसी भी लेंथ की यूनिट के क्यूब के बराबर रखना है, मतलब कि आपको निकालना है 1 ml में कितने मीटर क्यूब होते हैं, कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। देखो, 1 ml जो है इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर के होल क्यूब के। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मान लो मुझे पता लगाना है कि भाई 1 ml में डेसीमीटर कितने होंगे, डेसीमीटर क्यूब कितने होंगे, तो देखो यहाँ से सिंपली 1 सेंटीमीटर को आप लोग कन्वर्ट कर दो डेसीमीटर में। कैसे करना है? देखो, सिंपल सी सीरीज मैंने आपको दिखाई थी, मीटर, डेसीमीटर, राइट। तो इसके नीचे आता था सेंटीमीटर और इसके नीचे आता था मिलीमीटर। 1 मीटर में 10 होते थे डेसीमीटर, 100 होते थे सेंटीमीटर और 1000 होते थे मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर का और डेसीमीटर का, इन दोनों का रिलेशन आपस में हम लोग निकाल सकते हैं। वो क्या होगा भाई? देखो, 10 डेसीमीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर। यही हमारे पास आने वाला है। अब 1 सेंटीमीटर की ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा 1 ml और डेसीमीटर के बीच में। देखो, 1 ml किसके बराबर हो जाएगा भाई? 0.1 डेसीमीटर के होल क्यूब के बराबर। इसको अगर हम लोग खोलें तो देखो, 0.1 का मतलब है 10 रेज टू द पावर -1। 3 से मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते थे, उससे हमने भी निकाल लिया कि भाई डेसीमीटर क्यूब कितने होंगे। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर हमें पता लगाना पड़ जाए कि 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, इन सभी यूनिट्स का कन्वर्जन हम लोग सिंपली कर सकते हैं। 1 ml में हमने निकाल लिया, 1 ml में
कितने लीटर्स होंगे, तो वो होंगे 10⁻³ 10⁻³ लीटर्स इज इक्वल टू 1 ml। और 1 ml की वैल्यू हमने कितनी निकाली है भाई, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एक और बात हमें पता चल गई, अगर हमें लीटर को कन्वर्ट करना हो किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, तो वो कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। मतलब अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल। आपको बस जो ध्यान में रखनी है वो है ये 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। उसके बाद हम लोग लिक्विड का जो भी ml दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, डेसी लीटर दिया हुआ है, उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर की जगह पर डिफरेंट यूनिट्स को रख के, मीटर को, डेसीमीटर को, इसका कन्वर्जन भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स है वो आपको याद भी रखने हैं। हर जगह हर बार हम लोग निकाल के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया हमारे पास ये 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हो गया हमारे पास ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा एक और कन्वर्जन है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आता है, वो होता है लीटर्स टू मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे ये हमें निकालना है। तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है, आप लोग चाहो तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। देखो यहाँ पर इसी को हम लोग ले लेते हैं, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रिलेशन था, इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन। तो वो देखो, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। 1 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया भाई, 10⁻³ लीटर, है ना। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, सिंपल ऐसे। और 1 सेंटीमीटर को यहाँ कन्वर्ट कर दो मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 1/100 मीटर। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ 10⁻² मीटर, और इसका आगे लिखा हुआ है क्यूब। ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। यहाँ से 1 मीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 लीटर्स। आगे इसको सोल्व करो, आगे सोल्व करोगे तो फाइनली ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। ये रिलेशन हमारे पास आ गया मीटर क्यूब और लीटर के बीच में। तो यहाँ पर 3 रिलेशन आए हैं जो कि मैंने आपको बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होने चाहिए। 1 ml में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं, 1 मीटर क्यूब में लीटर कितने होते हैं, और 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ये 3 रिलेशन बहुत बार यूज होते हैं केमिस्ट्री में, और निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया है। ऊपर वाला अगर एक रिलेशन आप लोग याद रख लें इस क्यूबिक सेल के हिसाब से, तो बाकी सारे कन्वर्जन्स आप लोग कर ही सकते हैं, जैसा कि हमने कन्वर्जन्स को यहाँ पर सीखा था। इस तरीके से सिंपल सी टेबल से हम लोग मन चाहे कन्वर्जेंस जो है कर सकते हैं। तो ये थी भाई हमारे पास वॉल्यूम। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डेंसिटी। तो डेंसिटी को समझते हैं, डेंसिटी क्या होती है और कैसे मेजर की जाती है। पहले मैं स्लाइड कर देता हूँ। हाँ जी, डेंसिटी देखो, डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है कि किसी सिस्टम में बल्कीनेस कितनी है। बल्कीनेस का क्या मतलब है, देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं मास डेंसिटी की, मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की, तो उसका मतलब है एक गिवन वॉल्यूम में चार्ज कितना है।
तो डेंसिटी का मतलब होता है बल्कीनेस कितनी है, चाहे वो बल्कीनेस मास की हो, चार्ज की हो, करंट की हो, करंट डेंसिटी भी होता है, और भी किसी भी प्रॉपर्टी की डेंसिटी जो है हम लोग माप सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मास डेंसिटी की। मास डेंसिटी का आखिर मतलब क्या है, तो देखो पहली लाइन तो यही हो गई, इट रिप्रेजेंट्स द बल्कीनेस ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज मास प्रेजेंट इन वन यूनिट वॉल्यूम, मास प्रेजेंट इन वन यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, देखो वन यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम की जगह अगर मैं वन लिख दूं ना, ये यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो मास डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो डेंसिटी सिंपल सी बात क्या है, वन यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या है, डेंसिटी है। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी, फॉर्मूला हम लोग समझ गए। नेक्स्ट है भाई इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो मास की यूनिट होती है ग्राम, वॉल्यूम की होती है मिलीलीटर, तो डेंसिटी की क्या हो जाएगी, ग्राम पर मिलीलीटर। वैसे ही मास की यूनिट केजी भी होती है और वॉल्यूम की लीटर भी होती है, तो किलोग्राम पर लीटर ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी की यूनिट है। ये डेंसिटी की डिराइव्ड यूनिट है, मतलब कि मास और वॉल्यूम जो इसके फॉर्मूला के फंक्शन हैं, उन्हीं के उन्हीं को यूज करके हम लोग इनको ड्राइव कर रहे हैं। वैसे ही मास की एक यूनिट ग्राम भी होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर भी होती है, तो डेंसिटी की एक यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बन सकती है। ऐसे ही बहुत सारी यूनिट हम लोग बना सकते हैं। एक और हो गई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ एक यूनिट्स हैं हमारे पास डेंसिटी की। आमतौर पर जब लैब्स के अंदर हम लोग मेजर करते हैं किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो वो ग्राम पर एमएल में हम लोग लेते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ग्राम पर एमएल, इस यूनिट में ग्राम पर एमएल में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मापी जाती है कि कोई जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट हमारा कितना बल्कि है, कितना ज्यादा है। तो ग्राम पर एमएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी डेंसिटी को मेजर कैसे किया जाता है लैब में, देखो भाई डेंसिटी को मेजर करने के लिए ना इस तरीके की एक हमारे पास बोतल आती है। नीचे से आपको लगेगा कि ये कोनिकल फ्लास्क की जैसी कुछ है, लेकिन ये एक अलग अपरेटस होता है, इसको बोलते हैं डेंसिटी बोतल। इससे हम लोग कैसे मेजर करेंगे किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी। तो मान लो कि हमें वाटर की डेंसिटी मापनी है। वाटर की डेंसिटी जो होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूं भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो हमको निकालनी है। तो हम लोग सिंपल सा काम क्या करेंगे भाई, इस डेंसिटी बोतल के अंदर ना हम लोग वाटर को फिल कर देंगे। इस तरीके से मान लो कि मैंने इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया, पूरा इस नेक लाइन तक हमने इसको फिल कर दिया। अभी जो इस डेंसिटी बोतल का वॉल्यूम है ना, वो होता है भाई 25 ml। मतलब हमें वॉल्यूम ऑलरेडी पता चल गया, कितना है भाई, 25 ml है। तो वॉल्यूम हो गया 25 ml। अब हमें बस इसका मास पता लगाना है। मास कैसे पता लगाएंगे भाई, इसको वेइंग बैलेंस पे माप लेंगे। वेइंग बैलेंस पे अगर इसको पानी से भर के रखेंगे तो वो मास टोटल किसका होगा, वो 25 ml पानी का वजन होगा, प्लस इस खाली अपरेटस का भी वजन होगा, इस डेंसिटी बोतल का भी तो वजन इसमें काउंट होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस खाली डेंसिटी बोतल का वजन भी ले लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास सिर्फ 25 ml वाटर का वेट आ जाएगा। तो टोटल वेट में से हम लोग खाली बोतल का जो है वेट घटा देंगे, तो टोटल वाटर का वेट हमारे पास आ जाएगा, 25 ml वाटर का वेट हमारे पास आ जाएगा। मान लो कि वो आया है ऑलमोस्ट 24.1 ग्राम के आसपास, तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी निकाल लेंगे 0.98 ग्राम पर ml। ऑलमोस्ट इतनी डेंसिटी जो है आ जाएगी वाटर की। ध्यान रखना डेंसिटी निकालते वक्त इस बोतल का वजन हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 25 ml वाटर का वेट चाहिए, वाटर की मास डेंसिटी हमको निकालनी है। तो इस तरीके से इस सिंपल से अपरेटस का यूज करके हम लोग किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जो है माप सकते हैं। तो ये थी भाई हमारी अगली प्रॉपर्टी डेंसिटी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, टेम्परेचर। ये है भाई सबसे ज्यादा जरूरी। तो इसका जरूरी होने का रीजन एक और भी है भाई, इसकी दो यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़ारेनहाइट नहीं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का यूज भी होता है। बेसिकली तीन यूनिट इसकी होती हैं। टेम्परेचर को हम लोग तीन तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। अभी मैं बताता हूँ इन तीनों का यूज मोस्टली कहाँ कहाँ पे होता है। देखो, डिग्री सेल्सियस का यूज मोस्टली होता है वेदर फोरकास्टिंग में, जो मौसम विभाग वाले हैं, बाहर कितना टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट में कितनी गर्मी है, या फिर आमतौर पे जो घर में यूज होने वाले सामान है, पानी कितने डिग्री पर उबलता है, इस तरीके की जो बेसिक सी कैलकुलेशन है वो भी डिग्री सेल्सियस में होती है। फ़ारेनहाइट का मोस्टली यूज होता है मेडिकल रिसर्च में। डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर मापते हैं। जैसे अगर हम लोग बुखार चेक करते हैं तो हम लोग मोस्टली फ़ारेनहाइट में करते हैं कि 101 डिग्री, 102 डिग्री, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। तो दो यूनिट हमारे पास हो गई। सेल्सियस का यूज होता है वेदर्स वगैरह में, और फ़ारेनहाइट का यूज होता है मोस्टली बायोलॉजी में, मेडिकल में। और केल्विन का यूज होता है साइंटिफिक वर्ल्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में केल्विन चलता है। तो केल्विन के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अभी ये तीनों बराबर तो होते नहीं है कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इनको अगर हमें एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग डिग्री सेल्सियस समझ लें, इको साइंस में जो इन्वायरमेंट वगैरह की साइंस है, इसी के अंदर वेदर वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह ये सब आता है। तो इसके अंदर डिग्री सेल्सियस का यूज होता है। केल्विन का यूज हमारे पास केमिस्ट्री में होगा, और लाइफ साइंस जो है, बायोलॉजी है, जो मेडिसिन वगैरह है, उसके अंदर हमारे पास फ़ारेनहाइट का यूज होगा। डिग्री सेल्सियस समझ लो और फिर देख लो कि उनको कन्वर्ट कैसे करना है। 1 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 1 डिग्री सेल्सियस से इतना ज्यादा होता है केल्विन। तो केल्विन में अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो डिग्री सेल्सियस में इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। ये जो लास्ट में लिखा है 0.15, इसको काफी बार इग्नोर भी कर देते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है और आपको कन्वर्ट करनी है फ़ारेनहाइट में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा भाई, देखो, 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह पर 0 रखो, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना होगा, 0 प्लस 32। तो ये आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट के आगे हम लोग डिग्री लगाते हैं, सेल्सियस के आगे भी डिग्री लगाते हैं, लेकिन केल्विन के आगे कोई भी डिग्री नहीं लगती है। केल्विन एक नॉर्मल सी यूनिट है, डिग्री का यूज इसके आगे नहीं किया जाता है, ठीक है। डिग्री केल्विन मत लिखना मतलब। तो ये इसके कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं। डिग्री सेल्सियस से आप लोग केल्विन में और फ़ारेनहाइट में दोनों में ही कन्वर्ट करके देख सकते हो। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हमने मैकेनिकल स्ट्रेस कितना दे रखा है, उसको बोला जाता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर इट शोज मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन ए सब्सटेंस। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मान लो कि हम लोग किसी भी सिलेंडर के अंदर कोई गैस डाल रहे हैं, 1 एटमोस्फियर प्रेशर के ऊपर उसके अंदर कुछ गैस की क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है भाई, ठूस ठूस के भरना है उस गैस को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर से एक तरीके से पिस्टन को हमें दबाना पड़ेगा। पिस्टन को दबाएंगे तभी ज्यादा गैस उसके अंदर आ पाएगी। तो एक तरीके से प्रेशर का मतलब हो गया मैकेनिकल स्ट्रेस, है ना, उसको बोला जाता है भाई प्रेशर। प्रेशर को भी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मापा जाता है, एटमॉस्फेयर, बार, टोर, पास्कल। टोर को ही हम लोग mm ऑफ एच जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट है हमारे पास प्रेशर को मापने की। यहाँ पर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताता हूँ भाई। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर इसका हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह को मेजर करने में यूज आता है, कि हमारे बॉडी में ब्लड का प्रेशर कितना है, हार्ट जो पंप कर रहा है वहां पर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वो मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से। ऊपर यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये है भाई बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर से ही आपका ये बार निकल के आया है भाई, देखो।
बैरोमीटर, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग में इसका यूज होता है। टायर्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना है, उसके लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए भी इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। आमतौर पर जब गैसेज को कंप्रेस किया जाता है तब वहां पर भी एक सर्टेन प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बैरोमीटर्स का यूज भी काफी किया जाता है। हालांकि आमतौर पर अगर हमारी नॉर्मल लैब्स की हम लोग बात करें, कोई रिएक्शंस वगैरह कैरी आउट कर रहे हैं तो वहां पर प्रेशर का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता। इन्वायरमेंट में जो सिंपल सा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अब क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर सबसे कॉमन प्रेशर है जो कि यूज में आता है, इसीलिए 1 एटमॉस्फेयर से ही मैंने कन्वर्जन के तरीके लिखे हुए हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जो है कितने टोर के बराबर होता है, कितने बार के बराबर होता है, कितने पास्कल के बराबर होता है और कितने किलो पास्कल के बराबर होता है। तो ये सारी यूनिट्स भी आप लोग कन्वर्ट करना सीख लें। इनका ज़्यादा यूज नहीं आएगा वैसे, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर में ही मोस्टली बातें आपकी हो जाएंगी। तो ये थी भाई हमारी एक प्रॉपर्टी जो कि थी प्रेशर। अब इससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन। ये आखिर क्या होती है? शुरुआत करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी आखिर जरूरत क्यों है। देखो, किसी भी बड़े नंबर को आसानी से याद रखा जा सके उसी के लिए साइंटिफिक नोटेशन काम में आती है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका आखिर मतलब क्या है। देखो, हमारे पास एक छोटा सा नंबर था 2030। उसको हमने कैसे लिखा है भाई, 2.030 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो इसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली क्या होगा, हम किसी भी बड़े नंबर को n मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, 10 की पावर में कुछ लिख देंगे। तो इस तरीके से जो नोटेशन होती है उसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि इस साइंटिफिक नोटेशन से ज्यादा आसान है याद रखना 2030 को। 2030 को याद रखना कंपेरेटिवली इजी है। तो फिर साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्या है? तो देखो, साइंटिफिक वर्ल्ड में जब नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको ऐसे याद रखना हो जाता है मुश्किल। जैसे कि नीचे मैंने 3 नंबर लिखे हुए हैं, इनको आप लोग पढ़ के गैस करने की कोशिश करो कि ये 3 नंबर आखिर हैं क्या। हो सकता है मोस्टली लोगों को ध्यान में भी ना आए, लगे कि हाँ ये तो कोई भी रैंडमली नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं फर्स्ट नंबर की एक्चुअल फॉर्म लिखूं तो सब लोग पहचान जाएंगे कि ये आखिर है क्या। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन मैं लिखता हूँ और तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि ये आखिर है क्या। 3 × 10⁻⁸ ये है ये नंबर, ये होता है एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी आप लोग गैस कर सकते हैं भाई, इतने बड़े नंबर से तो काफी आसान है इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में याद रखना। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर इतना बड़ा नंबर है 60221407, और उसके बाद भी टोटल 24 डिजिट्स यहाँ पर है। ये भी बहुत बड़ा नंबर है, इसकी तो कोई सेंस भी नहीं लग रही। लेकिन इसी को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, अब सबके दिमाग में आ जाएगा कि ये आखिर क्या होता था। ये होता था 1 मोल के अंदर कितने आइटम्स होते हैं, आइटम्स इन 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर है ये, 1 मोल में इतने आइटम होते हैं। मोल टर्म अगर आपके लिए अभी नई है तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 1 डजन में 12 आइटम होते हैं, है ना, 1 दर्जन में 12 केले, 1 दर्जन में 12 अंगूर, 1 दर्जन मोलिक्यूल्स का मतलब 12 मोलिक्यूल्स। वैसे ही 1 मोल आइटम्स का मतलब होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 आइटम्स। वो आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। 1 मोल बनाना मतलब इतने बनाना, 1 मोल आलू मतलब इतने आलू, 1 मोल एटम्स मतलब इतने एटम्स। वो आइटम्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई, एक और नंबर है 0.00, ऐसे करके बहुत सारे नंबर बीच में होंगे और लास्ट में कुछ ऐसे नंबर, और टोटल डिजिट इसके अंदर होंगे 35। कितना बड़ा नंबर है ये, इसको याद तो रखना इम्पॉसिबल ही है। लेकिन अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो देखो भाई, 6.6
6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -34। अगर मैं आपको इसकी यूनिट्स बताऊं, जूल पर हर्ट्ज, एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास होता है भाई प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, स्पीड ऑफ लाइट, 1 मोल के अंदर आइटम्स, इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन सभी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस में ही तो याद रखते हैं, क्योंकि नंबर जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब उस नंबर को नॉर्मली याद रखने से ज्यादा आसान क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना। तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भाई थोड़ा सा डिटेल में साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन इज डन इन द बिलो फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट दे रखा है किस तरफ है, ये रहा। इस फॉर्मेट के अंदर जो है साइंटिफिक नोटेशन की जाती है, n मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर x। अभी हम लोग देखते हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो, साइंटिफिक नोटेशन में जो हमने n लिखा था, इस n के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का नंबर हो सकता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट में 3 होता है, नंबर ऑफ मोल्स में होता है 6.022, प्लैंक्स कांस्टेंट में होता है 6.626। तो कहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ पर n के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये हमें निकालना होता है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम लोग समझते हैं, उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग काउंट करना जो है सीखेंगे। तो देखो, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना, वो इस n में ही हमें निकालने होते हैं। 10 की पावर में कुछ भी लिखा है वो हमें सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करना है, 10 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो हमें काउंट करना होता है भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड यूज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर हमें किसी बड़े नंबर को कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड है भाई, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर काउंटेड इन एन ओनली। ये जो एन डिजिट हमने लिखा हुआ है ना सबसे पहले नंबर पे, इसी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करने होते हैं, एक्स में नहीं करने होते। 10 की जो पावर है उसके अंदर जो है नहीं करने होते हैं, बस एन के अंदर ही करने होते हैं। नेक्स्ट है भाई, डिजिट्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन आर ऑल सिग्निफिकेंट। एन के अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ना, बस वही हमको लिखने होते हैं। जो इनसिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं वो एन में हमें नहीं लिखने होते। जिन डिजिट्स के बिना काम चल सकता है साइंटिफिक नोटेशन में, उनको हटा दिया जाता है। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 0.0006, तो इसी को अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4। क्योंकि 0.0006, इसके अंदर बस एक ही डिजिट था जो सिग्निफिकेंट था, वो क्या था भाई, 6। तो साइंटिफिक नोटेशन में बस ये एक ही डिजिट हमको दिखना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट जो हैं, जिनके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिन नंबर्स को हम लोग 10 की पावर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। देखो 10 की पावर -4 हमने लिखा, चारों जीरो की जरूरत हमें नहीं रही, है ना। तो इस वजह से अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना सीखना है नंबर्स को, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत होनी चाहिए। अभी कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब हम लोग सीखते हैं। तो देखो, अगर हमें पता लगाना है कि किसी दिए हुए नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, तो ये 5 रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, 5 सिंपल से रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। इन रूल्स को फॉलो करके हम लोग बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स का सीखने का मकसद क्या है, तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में नोट कर पाए, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग सीख रहे हैं। पहला रूल है भाई, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमारे नंबर के अंदर जितने भी डिजिट नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं।
जीरो ही है जो कि कुछ केसेस में इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, बाकी सारे के सारे नंबर, जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है भाई, जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहला नॉन जीरो डिजिट जो भी होगा ना, उससे पहले जितने भी जीरो होंगे, मतलब कि शुरुआत के जितने भी जीरो होंगे, वो सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो बड़ा सा नंबर मैंने लिखा था 6.0006, नहीं 6 पॉइंट नहीं 0.0006, इसके अंदर पहला नॉन जीरो डिजिट क्या था भाई, ये 6 था। तो इसके आगे के जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट रही हैं। पहले जीरो से, पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी, एक सेकेंड, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से बिफोर जितने भी जीरोस होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको हम लोग हटा सकते हैं। अगर मान लो आपके सामने लिखा हुआ 0.54 और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये जीरो लिखने की जरूरत हमें नहीं होगी। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, सिंपली 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -1, ऐसे लिखेंगे। तो मतलब कि पहला नॉन जीरो डिजिट क्या हुआ, 5। इससे पहले जितने भी जीरो हैं वो हमारे पास सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं होगी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारे पास, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ रहा है ना, तो वो सिग्निफिकेंट होगा भाई। मान लो कि यहाँ पर ये नंबर था 0.54, इसके अंदर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं था। अगर यही नंबर कुछ ऐसे होता 10.54, तब क्या यहाँ पर भी जीरो हम लोग हटा सकते थे? क्या हम लोग इसको 1.54 लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ गया, जैसे कि यहाँ पर 1 और 5 के बीच में आ गया, तब वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर 10.54 के अंदर कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें 4 हो गए भाई। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। 0.54 में बस दो ही थे, देखो साइंटिफिक नोटेशन में बस दो ही लिखने पड़ रहे थे हमें, 5 और 4, लेकिन यहाँ पर चारों लिखने पड़ेंगे हमें। तो अगर जीरो पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले आ गया तो नॉट सिग्निफिकेंट, और दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है भाई, जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, इसको मैं आपको समझाता हूं, इसका आखिर क्या मतलब है। देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूं कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जीरो है, देखो इनको हटाता हूं मैं, पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अगर मैंने लिखा 540, अभी जो होल नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, डेसिमल वगैरह उनमें है ही नहीं, तो देखो थ्योरेटिकली हम लोग ऐसा मानते हैं कि इनके अंदर इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स में और एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो है इस लास्ट पॉइंट का यूज भी नहीं होता है, ये फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपको लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो जो तरीका मैं बता रहा हूं इस हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 2। ये 540 की साइंटिफिक नोटेशन हो गई। अब इस हिसाब से सोच के बताओ, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट था? नहीं था। तो नंबर्स के लास्ट में लिखे हुए जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा देता हूं कोई डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद भले ही मैंने जीरो ही लिखा है, तब ये चारों के चारों डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं भाई। उस केस में इन चारों को ही सिग्निफिकेंट माना जाता है, वहां पर ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। तो मतलब कि जीरोज टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल के राइट साइड में अगर जीरो आया है तो वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो कि ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला जीरो है, ये तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा है ना, इसको तो सिग्निफिकेंट तभी मानना था ना जब बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स
आइए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही तरफ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो इस केस में ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, लास्ट वाला ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, और 4 हमारे पास है ही सिग्निफिकेंट। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई? यहाँ पर टोटल 4 होंगे। ध्यान रखना 540 में अगर इन्फिनाइट दिया हुआ है ऑप्शन में तो इन्फिनाइट ठीक है, वरना 2 लिखना है आंसर। लेकिन 540 डेसिमल आगे कुछ भी है तो वहां पर 1 2 3 और डेसिमल में भी देखना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मान लो यहाँ पर 540.0 ही लिखा हुआ है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसका ध्यान में रखना है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है। और जो होल नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर वगैरह हो गए 1 4 365, इनके अंदर हम लोग मानते हैं कि भाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है थ्योरेटिकली। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्स तक मैंने पहुंचा दिया है इसको। वन बाय वन हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। निकालते हैं भाई वन बाय वन। 1024 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई? देखो 4 हैं। नॉन जीरो तो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, और जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। नेक्स्ट है भाई 1.044। यहाँ पर देखो नॉन जीरो सारे ही सिग्निफिकेंट हैं, जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट्स के बीच में आ रहा है। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आगे है 358.40। यहाँ पर क्या होगा भाई? देखो नॉन जीरो सारे ही सिग्निफिकेंट हैं, और जीरो क्योंकि डेसिमल के बाद में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। इसमें हो गए भाई 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट डी के अंदर देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट है। देखो नॉन जीरो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, और सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरोस आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है भाई? जीरो, ये 5 है पहला नॉन जीरो डिजिट। इससे पहले जितने भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5। इसमें हो गए भाई 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट में देखो ई के अंदर क्या होगा? पहले नॉन जीरो डिजिट से बिफोर जितने जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें हो गए 3। यहाँ पर हो गया सिर्फ 1, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 100 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई? देखो इनफाइनाइट है। कितने हैं? इनफाइनाइट। या फिर अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट नहीं है लेकिन 1 है ऑप्शन में तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ये ध्यान में रखना, काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ होता है, तो इनफाइनाइट या फिर 1। लेकिन 100.0 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई? देखो 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, डेसिमल के बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। टोटल कितने हो गए भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आगे बताओ भाई। आई में आप लोग मुझे जज करके बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आई? देखो 5 4 ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, डेसिमल के बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें टोटल हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके आगे देखो पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, उससे पहले के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहाँ कितने हो गए भाई? देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर आपको एक चीज में और कंफ्यूजन हो सकती है कि डेसिमल के बाद वाले तो सारे ही सिग्निफिकेंट होते थे। ऐसी बात नहीं है। पहली पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जितने भी जीरो होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जो ये 4 रूल है इनको इसी ऑर्डर में फॉलो करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देयर इज ए रीजन बिहाइंड इट्स सीक्वेंस, ओके।
आगे बढ़ते हैं भाई। के अंदर देखो कितने सिग्निफिकेंट होंगे, देखो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो इन्फिनिट, वरना लास्ट वाले जीरो को इग्नोर करो, 3। ठीक है, समझना ये डेसिमल के बिना लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर यहाँ पर 8950 डेसिमल जीरो होता तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। रिमेंबर दिस। अगले में देखो भाई, 1 सिग्निफिकेंट है, 55 सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जीरो भी सिग्निफिकेंट, टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगले में कितने होंगे देखो, या तो इनफाइनाइट या फिर 4, लास्ट वाला डिजिट सिग्निफिकेंस नहीं होगा, सिर्फ 1005, ये 4 डिजिट ही जो है सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, या तो इनफाइनाइट या फिर 3। उससे अगले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई, देखो पहला नॉन जीरो डिजिट है 5, उसके पहले के सारे जीरो ही नॉट सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है भाई। पी के अंदर देखो भाई, पी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये रहा पी। नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बीच में नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट्स के बीच में जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। सिग्निफिकेंट बोलने में भी अब टंग ट्विस्ट होने लगी। 440 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, या तो इनफाइनाइट या फिर 2। अगले में कितने, या तो इनफाइनाइट या फिर 1, लास्ट के जीरोज को इग्नोर करना है। अगले में कितने भाई, देखो 3 इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो इसके पहले के जीरोज को इग्नोर करो। डेसिमल के बाद में अगर जीरोज आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें टोटल हो गए 2SF। SF बोल लेते हैं, बार बार सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला भी नहीं जा रहा है। टी के अंदर देखो, पहला नॉन जीरो डिजिट है 3, उसके पहले के सारे जीरोज नोट सिग्निफिकेंट, तो ओनली वन SF इज देयर इन ऑप्शन 2 टी। नेक्स्ट है भाई 0.55, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, पहले का जीरो इग्नोर, टोटल हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5 भी सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बाद के जीरोज भी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए। डब्लू में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट और उनके बीच की सारे जीरोज भी सिग्निफिकेंट, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। नेक्स्ट देखो भाई 18.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 18 सिग्निफिकेंट और बाद की डेसिमल के बाद के जीरोज भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें होंगे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ओके भाई, ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर हमें दिया हुआ होता है तो उसको जोड़ घटा कैसे करते हैं भाई, देखो जोड़ घटा आपने सीखी हुई है बहुत पहले, मैं मानता हूँ, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में जब फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो कैसे हम लोग करते हैं, ये देखो 12.11, 18.0, 1.012, इनकी हमें एडिशन करनी है। देखो जोड़ हम लोग कैसे करते थे भाई, मैंने शायद 4th 5th क्लास में सीखा था, धुंधला धुंधला सा याद है, लेकिन क्या करते थे, पहले डेसिबल के बाद वाले डिजिट्स बराबर कर देते थे जीरो वगैरह लगा के, ताकि कहीं हम इधर टेढ़ा मेढ़ा ना जोड़ दें, है ना, सीधी ऐसे ही बिल्कुल पैरेलली हमें ऐड करने होते थे। तो लास्ट में देखो इसकी एडिशन कैसे करेंगे भाई, 2 + 0 + 0 इज इक्वल टू 2, कैरी हो गया 0, 0 + 1 + 0 + 1, ये फिर से हो गया 2, कैरी हो गया 0, 0 + 1 + 0 + 0, ये हो गया 1, यहाँ है डेसिमल, कैरी फिर से 0। आगे क्या करेंगे, आगे ऐड करेंगे 2 + 8 + 1, 8 और 2 10 और 1 11, इस बार कैरी हो गया 1, और ये बन गया भाई 1 2 3।
31.122 ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या इस आंसर को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सही है? तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है भाई, फाइनल आंसर में ना जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स, दे शुड बी लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम होने चाहिए। द फाइनल आंसर शुड नॉट हैव मोर डेसिमल पॉइंट्स देन एनी ऑफ द नंबर्स बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जितने भी नंबर्स को हम लोग जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, किसी से भी ज्यादा डेसिमल पॉइंट उसमें नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग फर्स्ट नंबर देखें 12.11, इसके अंदर दो डेसिमल पॉइंट थे, नीचे वाले में 18.0 में एक डेसिमल पॉइंट था, और उससे नीचे वाले में मतलब कि 1.02012 में तीन डेसिमल पॉइंट थे। कम से कम कितना है? एक डेसिमल पॉइंट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल आंसर में। तो फाइनल आंसर को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू ओनली वन डेसिमल पॉइंट। तो दो हटाओ, ये वाला दो भी हटाओ, वन रह जाएगा, 31.1। ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फाइनल आंसर को। इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इस नंबर की हमें करनी है सब्ट्रैक्ट। इस बार हमें करना है, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो जीरो लगाएंगे यहाँ पर एक, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 3 का बन जाएगा 2, 2 में से एक गया 1, 1 में से एक गया 0, यहाँ आ गया डेसिमल। आगे क्या होगा भाई, 11 में से 8 गया 3। देखो आप लोग अगर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। मैंने थोड़ा सा गणित हिंदी में सीखा था, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग सकता है, प्लीज एडजस्ट। 3.016। अभी देखो डेसिमल डिजिट्स, ऊपर वाले में डेसिमल डिजिट्स थे ओनली 2, नीचे वाले में थे 3। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, दो, दो ही होने चाहिए। मिनिमम जिस भी डिजिट में, जिस भी नंबर में, जितने भी नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मिनिमम जितने डेसिमल पॉइंट्स थे उतने ही होने चाहिए फाइनल आंसर में। अब इस 6 को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात आती है, क्या इस 6 को हटाते समय मैं इसको 3.01 लिखूं या फिर इसको 3.02 लिखूं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब है बड़े नंबर को जब हम लोग छोटा करने लगते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को हटाने लगते हैं बारी बारी से, तो उसके कुछ एक रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो राउंडिंग ऑफ भी हम लोग सीखेंगे। राउंडिंग ऑफ समझ के आप लोग ये बोलोगे कि ये वाला आंसर करेक्ट है, दिस वन इज इनकरेक्ट गाइस, ब्लू वाला करेक्ट है, ये सही है, ये गलत है। तो राउंड ऑफ कैसे करना है वो भी हम लोग सीखते हैं। सर राउंड ऑफ से पहले ना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीख लेते हैं, है ना। जोड़ घटा हो गया, गुणा भाग भी सीख लेते हैं कैसे होता है। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का क्या नियम है भाई, देखो फाइनल आंसर शुड बी रिटन इन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर विद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो इसका क्या मतलब है, दो नंबर है जिनको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइनल आंसर जो आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने की मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर थे किसी भी नंबर में। क्या मतलब है इसका इतनी बड़ी लाइन का, देखो सिंपलीफाई करते हैं। 2.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.25 के साथ और ये आंसर हमारा आ गया। यहां पर देखो 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल पॉइंट्स की बात कर रहे थे, यहां पर बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई, 1.25 में 3 हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आया है उसमें कितने हैं, 4 हैं। तो इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे ना, जब इसको छोटा करेंगे, लास्ट के डेसिमल डिजिट्स घटाएंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थे किसी भी नंबर में। जैसे यहाँ पर दो थे, तो इसको जब मैंने राउंड ऑफ किया तो मैंने 5 हटा दिया, 2 हटा दिया, ओनली 1 रखा है। इसके अंदर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो ही होने चाहिए। मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर थे किसी भी नंबर में उतने ही होने चाहिए फाइनल आंसर में। ठीक है भाई, ये मतलब है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। तो
जब हम लोग केमिस्ट्री की फॉर्म में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, तो इन दोनों का हमें ध्यान में रखना है कि फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हमको लिखने हैं। अब राउंड ऑफ करना सीखते हैं भाई। राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंडिंग ऑफ का मतलब है, देखो अगर मान लो कोई बड़ा सा नंबर आ गया जिसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपको क्या करना है, उस 6 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर को कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर के अंदर। जाहिर सी बात है, लास्ट के 2 डिजिट हमको हटाने हैं। कौन से रूल फॉलो होंगे ऐसा करते समय, देखो वन बाय वन देखते हैं भाई। पहला रूल है, राउंडिंग ऑफ मीन्स दैट एंडिंग डिजिट इज टू बी रिमूव्ड। नंबर के आखिर में जो डिजिट लिखा हुआ है उसको हमें हटाना है, उसका अंत आ चुका है, ये मतलब है राउंडिंग ऑफ का। अगला रूल है, while doing this preceding digit might need to change। लास्ट डिजिट को हटा रहे हैं तो लास्ट से आगे वाला जो डिजिट है ना वो चेंज हो सकता है। मान लो कुछ इस तरीके का डिजिट है हमारे पास, डैश, ये डैश है, ये जीरो नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नंबर हो सकता है। मान लो हमारा मकसद है इस लास्ट डिजिट को हटाना, जैसे ही हम लोग इस लास्ट डिजिट को हटा रहे हैं, प्रीसीडिंग डिजिट हो गया ये वाला, प्रीसीडिंग जो कि नेक्स्ट लास्ट डिजिट बनने वाला है। जैसे ही इस लास्ट डिजिट को हटाएंगे, दिस विल बिकम अवर न्यू लास्ट डिजिट, तो इसको बोला जाता है प्रीसीडिंग डिजिट। हो सकता है प्रीसीडिंग डिजिट को हमें चेंज करना पड़े, हमेशा नहीं बदलेगा, कुछ केसेस में इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा वही हम लोग देखते हैं भाई। नीचे दिए गए रूल्स को फॉलो करें टू राउंड ऑफ एनी नंबर, फॉलो द बिलो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है, ये 3 नियम मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। सिंपल। पहला क्या है भाई, इफ एंडिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। इसका क्या मतलब है, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा है, 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता, 6 7 8 9 इनमें से अगर कुछ भी है तो प्रीसीडिंग डिजिट को बढ़ा दो। जैसे कि यहां पर देखो हमारे पास था 1.358, लास्ट डिजिट हमें हटाना था, लास्ट डिजिट क्या था, 8 था। तो 8 को हमने जैसे ही हटाया तो जो प्रीसीडिंग डिजिट था, प्रीसीडिंग डिजिट था 5, उसको हमने इंक्रीज करके 6 कर दिया है ना। इसका एक रीजन सीधा सा आप लोग ये भी समझ सकते हो, अगर मैं इसको 1.35 ही रहने देता तब उसमें क्या गलती होती। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात ये समझो, जो 58 है, 58 जो है वो 55 के ज्यादा पास है या फिर किसके ज्यादा पास है, 60 के ज्यादा पास है। 55 के ज्यादा पास है या फिर 60 के ज्यादा पास है। 58 जो है अगर मैं इसको ऐसा लिखता 1.35 तो इसका मतलब हो जाता 1.350, 50 मैंने इसको बना दिया। तो जो 58 है वो 50 के ज्यादा पास है या फिर 60 के, वो 60 के ज्यादा पास है। तो नियरेस्ट वैल्यू रहे इसकी हम कोशिश करते हैं राउंड ऑफ करते टाइम भी। इस वजह से 1.36 सही है, 35 गलत है। तो पहला रूल हमारे पास हो गया, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को बढ़ा दो, एक ही बढ़ाना है। 5 का मैंने 6 किया, 5 का 7 8 मत कर देना, ठीक है, सिर्फ एक डिजिट से ही बढ़ाना है। नेक्स्ट रूल देखो भाई, सेकंड रूल, इफ द एंडिंग डिजिट इज स्मॉलर देन 5 डू नॉट चेंज द प्रीसीडिंग डिजिट। अगर आखिरी डिजिट 5 से कम है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 भी हो सकता है इस बार, इनमें से अगर कुछ है तो लास्ट वाले डिजिट को वैसा ही छोड़ना है, घटाना नहीं है, वैसा ही छोड़ना है जैसा वो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1.354 था, हमने क्या किया भाई, लास्ट डिजिट को हटाया, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, इस 4 को हमने हटाया तो लास्ट प्रीसीडिंग डिजिट को मैंने ऐसा ही रहने दिया, 35 ही रहने दिया। इस तरीके से हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले नंबर को कन्वर्ट किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में। ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं।
दो रूल हो गए। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को बढ़ा दो, अगर 5 से कम है तो वैसा ही रहने दो। अगर 5 हो जाए तो देखो 5 अगर हो जाए, इफ द एंडिंग डिजिट इज 5 देन ऑब्जर्व द प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है मतलब, ध्यान से देखने का मतलब है कि वो क्या है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ओड है तो भी उसको इंक्रीज करना है। सबसे पहले बात, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें ये कैसे देखेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को देखो। प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड है, ओड ओड संख्याएं वो होती हैं भाई जो दो से भाग नहीं होती, अभाज्य संख्याएं, है ना, 1 3 5 7 9 11, ये सारी क्या है, ओड नंबर है। तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड है तो उसको बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1.375 था, लास्ट डिजिट क्या था भाई 5, 5 को तो देखो हटना ही था, 5 तो यहां से चला गया। 7 का हम लोग क्या करें, क्या इसको बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, तो देखो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा भाई, 7 को ही देखना पड़ेगा। 7 क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इसको बढ़ा के मैंने 8 कर दिया। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ओड है तो उसको बढ़ा दो। अगला रूल भाई, इफ इट इज इवन देन डू नॉट चेंज इट, तब इसको चेंज नहीं करना है। 5 था लास्ट डिजिट, इसको तो हटाना ही था। उसके बाद प्रीसीडिंग डिजिट में क्या चेंज करना है ये हमें देखना था। तो देखो प्रीसीडिंग डिजिट इस बार ओड नहीं है, इस बार इवन है। 6 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो इस वजह से इसको हमने नहीं छेड़ा, ऐसा ही छोड़ दिया। अब भाई इन दोनों रूल्स के पीछे का लॉजिक क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर ओड है तो इंक्रीज करना होता है, ओड नहीं है तो इंक्रीज नहीं करना होता, ठीक है। अच्छा, ये राउंडिंग ऑफ हम लोग कर क्यों रहे हैं, देखो नंबर बहुत बड़ा है, हमारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मकसद ही ये है कि नंबर थोड़ा छोटा हो जाए, याद रखना आसान हो जाए। तो नंबर्स को छोटा करने के लिए राउंड ऑफ ही तो करेंगे। जो जो नंबर हम लोग हटाते जा रहे हैं उनको 10 की पावर में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, है ना। तो ये थे भाई कुछ एक रूल्स राउंड ऑफ करने के, आई होप समझ में आए होंगे, चाहो तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहने चाहिए आखिर में, बाकी जो भी हैं सबको हटाओ। देखो पहले से शुरुआत करते हैं इसमें। अच्छा, गिनती ना भूल गए हो आप लोग कि कैसे काउंट करते थे सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और 4 7, और यहाँ पर 4 और 2 6। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने सीख लेना भाई, ठीक है। इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करेंगे भाई, 3 को हटाएंगे। 3 को अगर हटाना है तो 3 है भाई 5 से कम, तो प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करना, 1.02। देखो हो गए ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगले में देखो भाई, लास्ट डिजिट इज 5, प्रीसीडिंग डिजिट देखो क्या होगा 6, इवन है, इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बन गया इसका 1.486। क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, जी नहीं। फिर हटाओ लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट क्या है भाई इस बार 6 है, 5 से ज्यादा है भाई ये, क्योंकि ये 5 से ज्यादा हो गया, अब हमें बढ़ाना पड़ेगा प्रीसीडिंग डिजिट। 1.48 नहीं, 1.49 होगा सही आंसर, 9 होगा सही आंसर। 1 बाई 1 करके मैं करवा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप लोग थोड़े से फास्ट हो तो आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि 5 है, डायरेक्टली दोनों डिजिट हटा दो, 65 है ना, 65 है तो मतलब 50 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट में है हमारे पास 25.65। इसमें हमें 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग 5 को हटा रहे हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पर हमारे पास है 6, 6 एक इवन नंबर है इसलिए उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। 20.5.6 ये हमारे पास हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर।
नेक्स्ट देखो भाई 1.35, इसके अंदर ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर हमें रिमूव करने हैं लास्ट के डिजिट्स। देखो 8 को अगर रिमूव करेंगे तो 4 का बन जाएगा 5। इस 4 को मैंने चेंज कर दिया है 5 से, इंक्रीज करेंगे क्योंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है। अब अगर मैं इस 5 को यहाँ से करता हूँ रिमूव, तो क्योंकि 5 जो है बीच में आता है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखो, प्रीसीडिंग डिजिट भी 5 है, 5 एक ओड नंबर है, तो इस बार इंक्रीज करना पड़ेगा 100.66 ये हो जाएगा। उसके आगे देखो भाई, इस 6 को अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो पीछे वाले 6 का क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 100.7। क्या अब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? नहीं हुए। अब इस 0.7 को भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। 0.7, इस 7 को अगर मैं हटाता हूं तो 7 जो है 5 से बड़ा है, इसका 101 बन जाएगा। तो अब जो है हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसके अंदर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेके आने हैं लास्ट वाले में। तो देखो 1 को ड्रॉप करेंगे 0 में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 को ड्रॉप करेंगे 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब इस 6 को ड्रॉप करेंगे 6 5 से बड़ा होता है, तो इस 8 का क्या बन जाएगा भाई, 9 बन जाएगा। तो 7 5 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन राउंड ऑफ में वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, तो क्या यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हुआ? देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो हो गए, लेकिन ये आंसर अभी भी हमारा गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये क्लोजेस्ट नंबर नहीं है, ये नंबर बहुत ज्यादा चेंज हो गया। डेसिमल प्लेसेस जब हटाते हैं तब हम लोग वो वाले रूल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमें 6 को हटाना है तो यहाँ पर हमें 0 तो लगाना ही पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे कि नंबर उतना ज्यादा छोटा भी नहीं हुआ और सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3 है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर ये हमारे पास हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 459 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 1, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर इस तरीके का आ जाए 48483479, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इन ए नंबर विच हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में इसको कन्वर्ट करो, तो इसको हम लोग 485 नहीं लिखेंगे, 485 नंबर बहुत छोटा हो जाएगा इससे, उसको हम लोग लिखेंगे 485, और इन सबको जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5, हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? इसके अंदर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इस तरीके से राउंड ऑफ करना है, लेकिन इस तरीके के जो कंफ्यूजन है ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में इस तरीके के कन्वर्जन हमें नहीं करने पड़ते, डेसिमल प्लेसेस में ही थोड़े बहुत कन्वर्जन हमें करने पड़ते हैं। और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग ये राउंड ऑफ वगैरह करेंगे ना, इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा टोटल नंबर की वैल्यू में, तो बहुत डेसिमल्स के अंदर ही ये बात होती है। तो ऐसे करते हैं भाई राउंड ऑफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सपेरिमेंट्स जब हम लोग करते हैं, काफ़ी रीडिंग्स होती हैं एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अभी देखो सबसे पहले तो मैं आपको इनके नाम की कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, इनकी नाम की जो कंफ्यूजन होती है कि दोनों का मतलब क्या है, वो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास इस ग्लास के अंदर पानी था जो कि थोड़ा सा गर्म था, उसकी एक्चुअल कुछ वैल्यू थी, उसके टेम्परेचर की जो रियल वैल्यू थी वो थी भाई 76.81, ये इसकी वैल्यू थी। अब हमने क्या किया, ये एक एक्चुअल वैल्यू है, असल में इसका टेम्परेचर इतना है। हमने क्या किया, एक थर्मोमीटर से इसके टेम्परेचर्स की मेजरमेंट की। हमने इसके अंदर पानी के अंदर इसको डुबोया, कुछ टेम्परेचर आ गया, इसको हमने ठंडा होने दिया, मतलब थर्मोमीटर को बाहर निकाला, पानी का टेम्परेचर हमने सेम रखा, उसके बाद में फिर से डिप किया, तो ऐसे टेम्परेचर की मल्टीपल रीडिंग्स हमने ली। और रीडिंग्स जब हमने ली तो आप लोग देख सकते हो जो एक्चुअल टेम्परेचर की वैल्यू है ना,
उससे थोड़ी सी चेंज हो गई हर बार हमारी रीडिंग्स। ठीक है भाई, हर बार थोड़ी थोड़ी चेंज जो है हो गई है हमारी रीडिंग्स। अभी मैं आपको बताता हूं एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का मतलब। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमारी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज आ रही है। एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पर 76.81। नीचे वाली वैल्यू क्या है जो पहली रीडिंग हमारी है? 76.49, 76.54। देखो, सबसे क्लोज जो रीडिंग है एक्चुअल वैल्यू के वो है हमारे पास थर्ड वाली। थर्ड वाली रीडिंग जो है वो सबसे क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो थर्ड रीडिंग है ना वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग है। एक्यूरेसी का मतलब है किसी एक मेजरमेंट का, किसी एक रीडिंग का एक्चुअल वैल्यू के कितना पास होना। जितनी ज्यादा पास है उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वो रीडिंग है। एक्यूरेसी का मतलब हो गया यहां से डेफिनेशन, accuracy is the closeness of an experimental reading to the true value। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू ये थी, तो उसके कितना करीब हमारी रीडिंग आ रही है वो होता है एक्यूरेसी। अभी प्रीसीजन का क्या मतलब है? प्रीसीजन का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट में जो मल्टीपल रीडिंग्स आ रही हैं वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितना क्लोज आ रही हैं, ये मतलब होता है प्रिसीजन का। जैसे कि चारों रीडिंग्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखो, फर्स्ट रीडिंग हमारी क्या आ रही है भाई? 76.49। दूसरी भी ऑलमोस्ट इतनी ही आ रही है, तीसरी भी ऑलमोस्ट इतनी ही आ रही है। फोर्थ जो रीडिंग है ना वो बहुत ज्यादा आ गई, वो एकदम से चेंज हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी रीडिंग जो है वो तो एक दूसरे के काफी क्लोज है, लेकिन फोर्थ वाली क्लोज नहीं है। अब प्रिसीजन का क्या मतलब हुआ कि अगर इन चारों से हम एक एवरेज वैल्यू निकाल लें, उसके कौन सी रीडिंग कितना क्लोज है। जैसे इन चारों रीडिंग्स का एवरेज निकल के आता है 77.76, तो इसके कितना क्लोज कोई रीडिंग है उसको बोला जाएगा प्रिसीजन। मतलब कितनी पास पास आ रही हैं सारी की सारी वैल्यूज। तो अगर हम लोग बात करें 76.49, 76.54 और 76.89, ये भी थोड़ा सा अलग है एवरेज वैल्यू से। और 81.15, ये वाली भी रीडिंग भी काफी अलग है एवरेज वैल्यू से। एवरेज वैल्यू से कितना दूरी पर ये नंबर्स हैं अगर हम लोग ये देखें तो 81.15, इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। मतलब कि फोर्थ रीडिंग हमारी सबसे कम प्रिसाइज रीडिंग है, सबसे कम प्रिसाइज मेजरमेंट है। प्रिसाइज का मतलब है कि सभी रीडिंग्स की अगर हम एक एवरेज निकाल लें तो उस एवरेज से कितना ज्यादा मेल खाती हैं हमारी रीडिंग्स। ठीक है भाई, अगर हमें ये निकालना हो कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन सी है तो देखो, इस एवरेज वैल्यू के जो सबसे ज्यादा क्लोज होगी ना रीडिंग, वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी। और जो सबसे ज्यादा दूर होगी इस एवरेज वैल्यू से वो सबसे कम प्रिसाइज होगी। तो प्रिसीजन का ये मतलब है कि रीडिंग्स में आपस में कितना ज्यादा क्लोज है ये रीडिंग्स, उनकी एवरेज वैल्यू के कौन कितना करीब है। और एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्चुअल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्चुअल वैल्यू के कितना पास है कोई रीडिंग। अभी अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं एवरेज वैल्यू का और इन सभी चारों वैल्यूज का, तो वो बताइए। एक सेकंड में लिख देता हूं यहां पर। देखो, अगर हम लोग एवरेज वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस करते हैं तब हमारा आंसर आता है भाई 1.27। मतलब कि एवरेज वैल्यू से इतना दूर ये रीडिंग है। अभी मैं सेकंड रीडिंग की आपको दिखाता हूं कितना डिफरेंस है। 77.76 माइनस 76.54, ये आंसर आता है 1.22। मतलब सेकंड रीडिंग जो हो वो एवरेज वैल्यू से इतना दूर है। थर्ड रीडिंग के लिए भी मैं सिमिलर तरीके से वैल्यू निकालता हूँ भाई। 77.76 माइनस थर्ड रीडिंग हमारी जो कि है 76.89, इसका आंसर आएगा 0.87। मतलब ये एवरेज वैल्यू से इतना ज़्यादा दूर है, 0.87। अभी लास्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। 77.76 माइनस 81.15,
इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, फोर्थ रीडिंग के और एवरेज वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो है भाई 3.39। देखो, एवरेज वैल्यू के कौन कितना पास है और कौन कितना दूर है, ये अभी आप लोग ऑब्जर्व करो। देखो, सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू हुई एवरेज वैल्यू के, वो हो गई भाई थर्ड वाली। मतलब थर्ड रीडिंग जो हमारी है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग है। और सबसे कम प्रिसाइज रीडिंग कौन सी है, फोर्थ वाली। तो यहां पर मैं अभी लिख देता हूं मोस्ट प्रिसाइज और मोस्ट एक्यूरेट। तो देखो, फोर्थ वाली हो गई लीस्ट प्रिसाइज और थर्ड वाली हो गई मोस्ट प्रिसाइज। और अगर बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा भाई एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू का और इन सभी वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सी एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाली जो रीडिंग है ना, वही हमारी मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग आएगी, मोस्ट एक्यूरेट। तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू होगी जो कि हो सकता है थ्योरेटिकल हो, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स से भी उसकी वैल्यूज निकल के आएंगी। तो एक्चुअल वैल्यू के रीडिंग कितना करीब आ रही है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, और आपस में कितना क्लोज सारी की सारी रीडिंग्स आ रही हैं उनको बोलते हैं प्रिसीजन। ये डिफरेंस है भाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। अभी दो तीन क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं इसके ऊपर, उससे पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं भाई। हमारी रीडिंग्स जो है थोड़ी सी बेटर प्रिसीजन के साथ आए, इसके लिए कुछ एक रूल्स होते हैं। देखो, यहां पर सबसे पहली लाइन है मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग इज द वन क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के जो सबसे ज्यादा क्लोज रीडिंग होती है उसको बोलते हैं एक्चुअल एक्यूरेट रीडिंग। और सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन सी होती है, दैट वन इज क्लोजेस्ट टू द एवरेज वैल्यू। सभी रीडिंग्स की अगर एक एवरेज निकाल लें तो उसके जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू हो वो होती है सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई एक और डिफरेंट रूल हमारे पास है। मान लो कि कोई एक ऐसी रीडिंग आई जो कि रिपीट हो गई, मतलब दो बार बिल्कुल सेम रीडिंग आ गई, तो उसी को सबसे ज्यादा प्रिसाइज मान लिया जाता है। सबसे मान लो मल्टीपल टाइम कोई रीडिंग खुद को रिपीट कर दे तो उसी को सबसे ज्यादा प्रिसाइज माना जाता है, तभी वो मल्टीपल टाइम आ रही है, भले ही वो एवरेज वैल्यू के क्लोज भी ना हो। अगर मल्टीपल टाइम कोई रीडिंग रिपीट हो रही है तो वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज मानी जाती है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए रीडिंग रिपीट्स इटसेल्फ ट्वाइस और मोर टाइम्स, मान लो दो रीडिंग है जो कि सेम आ रही हो और एक रीडिंग ऐसी भी हो जो कि तीन बार आ रही हो, तो तीन बार वाली सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग होगी। अभी इस नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, ये बिल्कुल सेम ही वैल्यूज हैं वैसे, यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, वहीं पर डिस्कस हो जाएगा सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग का। अभी मान लो पहले हमारी थर्ड रीडिंग जो थी ना, वो आई थी सबसे ज्यादा प्रिसाइज, है ना। सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन सी थी, थर्ड वाली थी। अगर मान लो फर्स्ट वाली रीडिंग कुछ ऐसी आ जाती 81.15 एग्जैक्टली इक्वल आ जाती फोर्थ रीडिंग के, तो फोर्थ वाली रीडिंग को हम लोग सबसे ज्यादा प्रिसाइज मानते। अगर मल्टीपल टाइम कोई रीडिंग रिपीट हो जाती है तो वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज मानी जाती है। तो ये रूल भी आप लोग याद रखें। ठीक है भाई, अभी आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, फिर हम लोग इसको करेंगे सोल्व। द वेट ऑफ ए सैंपल ऑफ केमिकल कंपाउंड एज मेजर्ड in a highly sensitive weighing balance was found to be 1.1 1.532। एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव हमने वेइंग बैलेंस का यूज किया है, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस वो होगा, बहुत सटीक रीडिंग देगा। मतलब इस रीडिंग को हम लोग एक्यूरेट रीडिंग मान सकते हैं, एक्चुअल। व्हेन मेजर्ड इन लैब इट गेव स्लाइटली डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। पांच रीडिंग हमने ली लैब के अंदर,
और ये उसका वेट आया है, ठीक है, 1.491, 1.485, 1.492, 1.496 और 1.346, पांचों बार इसका अलग वेट आया है। एक्चुअल वैल्यू हमको ऊपर बता दी गई है। अब हमें क्या बताना है भाई, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है और सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन सी है। तो देखो, एक्चुअल वैल्यू हमारी है 1.532। इसके सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है भाई, इसके सबसे ज्यादा क्लोज जो वैल्यू मुझे दिख रही है ना, वो है भाई ये वाली, फोर्थ वाली, 1.496। ये वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज है। आप लोग चाहो तो पांचों रीडिंग्स का डिफरेंस भी निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। तो फोर्थ वाली हो जाएगी सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग, रीडिंग नंबर 4 जो कि है 1.496, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग होगी। अब सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग अगर हमें निकालनी है तो क्या करो भाई, सबसे पहले देखो कोई रीडिंग रिपीट तो नहीं हो रही, नहीं हो रही है रिपीट। अगर रिपीट नहीं हो रही तो फिर पांचों का एवरेज निकाल लो। मैं अभी निकालता हूं। इन पांचों वैल्यूज का जो एवरेज आता है वो आता है 1.462। ये क्या हो गई भाई, एवरेज वैल्यू हो गई। अब इस एवरेज वैल्यू के जो सबसे क्लोजेस्ट रीडिंग होगी वो होगी सबसे ज्यादा प्रिसाइज। देखो भाई कौन सी है, 1.496। ये देखो एवरेज इसकी बिल्कुल इसी के बराबर आ गई, फोर्थ के बराबर। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग भी कौन सी हो गई, फोर्थ। ऐसा ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है कि जो रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो। अगर दोनों वैल्यूज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, हाईली प्रिसाइज वैल्यू और हाईली एक्यूरेट वैल्यू के अंदर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है ना, इसीलिए वो गलत आंसर को ही हाईली प्रिसाइज वे में दिखा रहा है। तो लेकिन अगर आपकी प्रिसीजन वैल्यू जो है, हाईएस्ट प्रिसीजन वाली वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के करीब है, तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अच्छा, इस मेथड का मतलब प्रिसाइज वैल्यू निकालना, उसको फिर एक्यूरेट वैल्यू से कंपेयर करना, इसका यूज हम लोग सभी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए करते हैं। ये चेक करने के लिए करते हैं कि हाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दे रहा है या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक लैब में इंस्ट्रूमेंट होता है कंडक्टोमीटर, जिससे कि हम लोग एक सॉल्यूशन की, एक लिक्विड सॉल्यूशन की कंडक्टेंस माप सकते हैं। तो हमारे पास 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन की, मतलब केसीएल सॉल्यूशन अगर है और उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो उसकी एक कंडक्टेंस की वैल्यू होती है जो कि थ्योरेटिकली नोन होती है। अभी देखो यहाँ पर मैंने इसकी थ्योरेटिकल जो रीडिंग होती है, कंडक्टेंस 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी इतनी आती है, 12,824 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है कंडक्टेंस की। अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, यानी कि ये देखने के लिए कि इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं, हम क्या करते हैं भाई, पांच छह रीडिंग उसकी ले लेते हैं, उन रीडिंग्स की फिर एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। उनकी जब एक एवरेज वैल्यू निकल जाएगी, उस एवरेज वैल्यू को हम लोग इस एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर इसके ऑलमोस्ट सेम आ रही है तो मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उस एवरेज वैल्यू में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं भाई, उस हाईली प्रिसाइज वैल्यू का और इस एक्चुअल वैल्यू का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि कितनी डिफरेंट रीडिंग हमारा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। और जब हम लोग कैलिब्रेट करने के बाद मेन अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, हम अपने मेन सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मापना स्टार्ट करते हैं, जो डिफरेंस आ रहा था वैल्यूज का कैलिब्रेट करने के बाद, उस वैल्यू को बार बार हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे। मतलब अगर वो कम आ रही थी तो उसको बढ़ाते रहेंगे, और अगर वो ज्यादा आ रही थी तो उसको घटाते रहेंगे। तो उस डिफरेंस का पता लगा के हम लोग एक गलत इंस्ट्रूमेंट से भी सही रीडिंग्स निकाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इस टेक्निक का। तो बेसिकली हमें बस करना क्या है, एक्चुअल वैल्यू हमें थ्योरेटिकली पता चल गई, कैलिब्रेट हमने एक्सपेरिमेंटली किया, देखा कि क्या एवरेज प्रिसीजन वैल्यू आ रही है, वो प्रिसीजन वैल्यू, सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू अगर इस एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, तब तो है हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक।
और अगर इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ रही है तो उस डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो और बाद में जो रीडिंग लो उस डिफरेंस को वहां पर एडजस्ट करते रहो। तो इंस्ट्रूमेंट में अगर हल्की फुल्की खराबी भी है तब भी हम लोग सही एक्सपेरिमेंट से रीडिंग्स निकाल सकते हैं, अगर हमें ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला कॉन्सेप्ट पता है। मैं उल्टा कैसे हो गया इसमें? हाँ, अभी सीधा है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इस तरीके से हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं इस एक्यूरेसी प्रिसीजन वाले कॉन्सेप्ट का। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में इससे एक एग्जाम्पल था जिसका मैंने ये क्वेश्चन जो है बनाया है। ध्यान से समझना भाई। हाँ जी। Three students measured the mass of a substance which had the actual mass of 2 grams। असली में उसका मास था 2 ग्राम, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। रीडिंग्स ली 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, तीनों स्टूडेंट्स ने दो दो रीडिंग हमारे पास ली हैं। रीडिंग्स टेकन बाय स्टूडेंट्स ए बी सी आर गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है भाई। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के हिसाब से हमें एक स्टेटमेंट जो है चूज करनी है। पहली है भाई, रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट ए आर नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट। ना तो वो प्रिसाइज है ना ही वो एक्यूरेट है। तो देखो, प्रिसीजन देखने के लिए तो रीडिंग्स का डिफरेंस देख लो। यहाँ पर स्टूडेंट ए के जो डिफरेंस है वो है 1.94, ये एवरेज वैल्यू है। और दोनों रीडिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है भाई 0.02। स्टूडेंट बी की अगर दोनों वैल्यूज का हम लोग डिफरेंस देखें तो वो कितना है भाई, वो है ऑलमोस्ट 0.11। मतलब स्टूडेंट बी की जो दो रीडिंग आई है वो इतना दूर दूर आई है, 0.11। और स्टूडेंट सी की जो रीडिंग्स है वो कितना दूर है भाई, 0.02। तो यहाँ पर देखो भाई, स्टूडेंट ए की जो रीडिंग्स हैं और सी की जो रीडिंग है वो तो है भाई प्रिसीजन के हिसाब से ठीक। स्टूडेंट ए और सी की रीडिंग्स काफी प्रिसाइज हैं, काफी क्लोज क्लोज आई हैं, लेकिन बी की रीडिंग्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, ऑप्शन ए में, रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट ए आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। देखो एक्यूरेट का पता नहीं, प्रिसीजन पूरा है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। अच्छा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करनी है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही है ना। आगे है भाई, रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट। अब बी की जो रीडिंग है ना वो बिल्कुल सही बात है कि वो बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं है। तो प्रिसाइज वाली बात तो ठीक है, एक्यूरेट वाली और हमें चेक करनी पड़ेगी। तो देखो, एक्चुअल वैल्यू है 2.00। क्या इसकी कोई भी रीडिंग जो है वो इसके पास आई है? जी नहीं। देखो, पहली रीडिंग जो है स्टूडेंट बी की, उसके अंदर 0.6 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें देखना है रीडिंग का और एक्चुअल वैल्यू का। 0.6 का डिफरेंस है। दूसरी रीडिंग में 0.5 का डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल वैल्यू के पास भी नहीं है, ये एक्यूरेट भी नहीं है। तो एक्यूरेट भी नहीं है, तो स्टेटमेंट बी जो है वो हो गई है हमारी करेक्ट। ऑप्शन सी देखो, रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट सी आर प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। सी की जो रीडिंग है वो प्रिसाइज तो है भाई, एक्यूरेट है या नहीं ये भी देख लो। एक्यूरेट बिल्कुल है भाई। देखो, इसकी स्टूडेंट सी की जो पहली रीडिंग आई है वो आई है 2.01 और एक्चुअल वैल्यू है 2.00। तो बिल्कुल 0.1 का डिफरेंस है दोनों ही रीडिंग्स में। एक्चुअल वैल्यू के साथ में डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो सी की जो रीडिंग है प्रिसाइज भी है, सिर्फ 0.02 का डिफरेंस है मल्टीपल रीडिंग्स में, और एक्यूरेट भी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखो भाई, रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट ए आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। देखो, स्टूडेंट ए की जो यूनिट है, जो रीडिंग है वो प्रिसाइज तो है, सिर्फ 0.02 का डिफरेंस है सभी रीडिंग्स में।
तो प्रिसाइज तो बिल्कुल है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू में और इनमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 0.5 का डिफरेंस, यहाँ पर देखो 0.7 का डिफरेंस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ए की जो रीडिंग है वो प्रिसाइज तो है, मतलब एक दूसरी रीडिंग के पास पास तो आई है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर आई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, हमको सिलेक्ट करनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई इसका। ठीक है, ए की रीडिंग्स बस एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज पूरी है। ये स्टेटमेंट जो है पार्शियली करेक्ट आप लोग बोल सकते हो या फिर यहाँ पर इनकरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था भाई आज का लेक्चर, काफ़ी मैथमेटिकल पोर्शन था। आगे और मैथमेटिकल आएगा। लेक्चर के लिए मैं बता देता हूँ भाई थोड़ा सा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लॉज होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में फॉलो होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस एंड ऑल, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये सारे लॉज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए ये रहा लेक्चर 4। बाय बाय, टेक केयर।